hope you are doing great. So in this video we are going to start a discussion about the Reserve Bank of India और Central Bank of India. ये जो कैसे काम करता है, उससे क्या क्या फंक्शन है, कैसे उसका एस्टेब्लिशमेंट है और जब जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है रिजर्व बैंक के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कंसिडर करने वाले हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक. क्योंकि आरबीआई की जब हम बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, तो अल्टीमेटली ही इज द अपेक्स बॉडी. जब भी हम बात करते हैं बैंकर्स किसी बैंक के रिगार्डिंग है, वो जो बैंकिंग सिस्टम उसको पूरा कंट्रोल करने के लिए अपेक्स बॉडी की हम बात करते हैं. पिछले इससे पहले वाले वीडियो मैंने कंसिडर किया था कि आरबीआई का एक मोनोपोली राइट होता है, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं इकोनॉमी के रिगार्डिंग. तो इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सेंट्रल बैंक को हम कंसिडर करते हैं. सेंट्रल बैंक इज ए बैंक विच constitute the apex of the monetary and banking structure of a country. यानी एक सिंपल सी बात है ना, दो चीजें मुझे ध्यान रखनी है जब भी मैं किसी कंट्री या किसी इकोनॉमी के सेंट्रल बैंक के रिगार्डिंग में बात करता हूं. हम इंडिया के रेफरेंस में बात करते हैं, इंडिया के रिगार्डिंग जो सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन है वो दो ही चीजों को कंट्रोल करती है. कि सबसे पहले तो बात करते हैं मॉनेटरी एस्पेक्ट जो होता है, यानी मॉनेटरी एस्पेक्ट को मैं कहूं तो हम कह सकते हैं मनी सप्लाई. और दूसरा क्या होता है कि जो भी स्टेप्स उसको लेने होते हैं रिगार्डिंग द अपेक्स बॉडी ऑफ बैंकर्स. ठीक है, तो आरबीआई को हम कंसीडर कर सकते हैं डेफिनेशन के रिगार्डिंग, या सेंट्रल बैंक को हम कंसीडर कर सकते हैं डेफिनेशन के रिगार्डिंग. वो यहाँ पे लिखा है सेंट्रल बैंक के इज ए बैंक विच कंस्टिट्यूट्स द अपेक्स ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ ए कंट्री. यानी जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है वो और बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो, उन दोनों में जो अपेक्स बॉडी है या जो लार्जेस्ट रोल प्ले करता है, जो उनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, वो काम कौन करता है? आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इकोनॉमी, या कहूं इंडिया के रेफरेंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. क्लियर है चीज. अब थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीज अगर मैं कंसीडर करूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, तो अगर थोड़ा सा हम ध्यान रखें तो पहला तो हमें ध्यान रखना है कि इसका जो रिकमेंडेशन था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो रिकमेंडेशन था, उस रिकमेंडेशन के लिए रिस्पांसिबिलिटी थी किसकी? हिल्टन यंग कमीशन. यानी ये एक समिति कहूं, कमीशन कहूं, आयोग कहूं, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडियन इकोनॉमी में किसका सेंट्रल बैंक होना चाहिए, जो यहाँ पे मॉनेटरी एस्पेक्ट को या बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर के तौर पे काम करेगा. ठीक है, तो रिकमेंडेशन किसने की थी या किसकी रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था? एंड दैट इज हिल्टन यंग कमीशन. इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की. रिपोर्ट में कहा गया कि देयर मस्ट बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिजर्व बैंक इन रिस्पेक्ट टू द इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, और इस कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर 1 अप्रैल 1935, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया. ये मैं कहूं कि जो भी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसको खत्म करके इसको एज ए सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट किया गया इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में. रिकमेंडेशन किया था किसने? हिल्टन यंग कमीशन ने. और एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात करूं तो डेट मुझे याद रखनी है, दैट इज 1 अप्रैल ऑफ 1935. इस डेट को क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, मेनली मैंने कंसीडर किया भैया बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है. और जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और मॉनेटरी स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे इकोनॉमी में मनी सप्लाई वगैरह को कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, सॉरी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन इकोनॉमी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की. तो फंक्शंस बड़े आसान है, मुझे सिर्फ ध्यान रखना है इनके बारे में. सबसे पहला जो फंक्शन है बैंक ऑफ नॉट इश्यू. अब हमने मनी सप्लाई के रिगार्डिंग बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में कि मनी सप्लाई को करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि जब भी हम बात करेंगे नोट इशू करना, नोट ऑथोराइज करना, नोट को पब्लिश करना, प्रिंट करना, ये सारे के सारे काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यानी इसका मोनोपोली राइट है किसके ऊपर? करेंसी पब्लिश और ऑथराइजेशन के ऊपर. ठीक है, हाँ, कल हमने एक चीज और कंसीडर की थी कि 1 रुपए का नोट और 1 रुपए का सिक्का उसको गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट वगैरह को मीट आउट करने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेती है, लेकिन अल्टीमेटली जो मोनोपोली राइट है नोट इशू के ऊपर या करेंसी कंट्रोल के ऊपर, वो किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो नोट इशू करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उसके बाद बात करते हैं बैंकर्स टू गवर्नमेंट. अब बैंकर्स टू गवर्नमेंट या सरकार के लिए बैंक का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब देखो क्या होता है ना कि एक चीज मुझे ध्यान रखनी है कि जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हायर अथॉरिटी का बहुत बड़ा इशू रहता है कि कौन इनमें से सुपीरियर है, कौन किसको कंट्रोल करता है. तो ये मुझे ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कंट्रोल नहीं करती. यानी आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके तौर पे वो काम करता है. वो सरकार को एडवाइस कर सकता है, सरकार को ऑर्डर दे सकता है,
सरकार की तरफ से ऑर्डर लेना, एडवाइस को एक्सेप्ट करना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लगता है इकोनॉमिक रेफरेंस में अच्छा है तो बातें मान सकता है, अदरवाइज वो उसको डिनाई भी कर सकता है कि वो इस चीज को फॉलो ना करे। तो गवर्नमेंट के लिए बैंक्स का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए बैंकर भी काम कर सकता है, एज ए फिजिकल एजेंट भी काम कर सकता है, ठीक है। अब फिजिकल एजेंट का मतलब उनके जो टैक्स रेवेन्यू वगैरह उनको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है बैंकर्स बैंक। अब बैंकर्स बैंक का मतलब अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल रेगुलेट करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं बात करूं कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, उनके लिए बैंकर कौन होता है? उनके लिए बैंक का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करना, उनकी फाइनेंशियल नीड को मीट आउट करना, उनकी लिक्विडिटी को मीट आउट करना, लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखना, ये काम भी कौन करता है? बैंकर्स बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट का मतलब क्या है कि जब सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं, ना ही तो आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिला, ना ही आपको जो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में अवेलेबल उनसे पैसा मिला, जब सारी रास्ते या सारे जो ऑप्शन है वो आपके लैप्स हो जाते हैं, उस केस में आपको ऋण देने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट की बात करूं, जो अंतिम ऋणदाता के तौर पे रोल प्ले करता है वो भी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करें क्लियर हाउसिंग फंक्शन। अब क्लियर हाउसिंग फंक्शन का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन को नॉन कैश में कन्वर्ट करना। अब नॉन कैश में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? जैसे कि एग्जांपल को अगर कंसीडर करें, यहां पे मान लेता हूं कि एक्स और वाई दो क्या है? कस्टमर हैं। इसका अकाउंट किसमें है? एसबीआई में। इसका अकाउंट किसमें है? पंजाब नेशनल बैंक में। इसने इसको चेक किया 15,000 रुपए का और इसने इसको चेक किया ₹10,000 का, ठीक है। अब इन ट्रांजैक्शन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो पहले पीएनबी से 15,000 निकल के किसमें आएगा? एसबीआई में, फिर एसबीआई से निकल के 10 लाख किसमें जाएगा? पीएनबी में, ठीक है। तो एक ट्रांजैक्शन में उस पूरे ट्रांजैक्शन, दोनों ट्रांजैक्शन को क्या करेगा? एडजस्ट कर देगा। यानी एडजस्ट करने का मतलब क्या है कि केवल पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए निकाल के किसमें डाल देगा? एसबीआई में। कहूं अकाउंट्स की लैंग्वेज में कि पंजाब नेशनल के अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट करेगा और एसबीआई का अकाउंट को क्या करेगा? 5,000 से क्रेडिट कर देगा। तो इस तरह का जो रोल प्ले करता है आरबीआई, उसको हम काउंट करते हैं किसमें? क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और सिंपल तरीके से इसको अगर ध्यान रखें तो जितनी भी फॉरेन करेंसी मेरी इकोनॉमी में अवेलेबल है, ठीक है, वो किसकी कस्टडी में होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी फॉरेन करेंसी चाहे वो किसी भी कंट्री से बात करें, कोई भी उसका डिनोमिनेशन हो, डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, जितनी भी फॉरेन करेंसी मेरी इकोनॉमी में अवेलेबल होगी उसकी कस्टडी किसके पास होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। वो इसको एज ए टूल भी इस्तेमाल करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम कंसीडर करें यहाँ पे, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं डॉलर और रुपीस के बीच में, ठीक है। अब मान लेता हूँ अखबार न्यूज़पेपर वगैरह हम पढ़ते हैं कि रुपए के मुकाबले, डॉलर के मुकाबले रुपया क्या होता है? कमजोर हो गया। या हमारी करेंसी क्या होती है? कमजोर होती है। और डॉलर क्या होता है? मजबूत होता है। अब इसके मजबूत होने का मतलब क्या है कि डिमांड ज्यादा है किसकी? फॉरेन करेंसी की कंपेयर टू इंडियन। यानी इंडियन मार्केट में क्या है? डॉलर की डिमांड ज्यादा है, इसलिए डॉलर क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है, रुपया क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। तो उस केस में जो फॉरेक्स रिजर्व का भंडार उसके पास है, आरबीआई के पास, वो वहां से क्या करता है? कुछ परसेंटेज निकाल के मार्केट में डाल देगा और इस डिमांड को क्या करेगा? मीट आउट कर देगा। यानी जो सप्लाई कम है उसको आरबीआई क्या करेगा? इनहेंस कर देगा। और जो रुपया लगातार कमजोर हो रहा था वो कमजोर होना बंद हो जाएगा, और डॉलर जो लगातार मजबूत हो रहा था वो मजबूत होना भी क्या होगा? बंद हो जाएगा। यानी ये जो डिफरेंस है दोनों करेंसी के बीच का मॉनेटरी वैल्यू का, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई। तो कस्टडी ऑफ फॉरेक्स का मतलब समझ में आ गया कि फॉरेन करेंसी का जितना भी रिजर्व होता है उसकी कस्टडी किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। लास्ट बात करें कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ द क्रेडिट का मतलब क्या है? देखो इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन हमने पढ़ा था, मेनली हम बात करते हैं मनी सप्लाई की। अब मनी सप्लाई का मतलब है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कब एक्सटेंड करना है, कब उसको डिक्लाइन करना है, कब उसको एक्सपेंड करना है, कब उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो वो सारी की सारी चीजें कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब इसकी मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है। फिर आता है लास्ट में प्रमोटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो क्या होगा ना कि आपको वेरियस काइंड ऑफ एजेंसी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या है, और इंडिया में बहुत सारी एजेंसी हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को क्या करती है? कंसिडर करती हैं। लेकिन जब भी हम बात करेंगे जो ट्रू डेवलपमेंट है या जो वास्तव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो डाटा हमें अवेलेबल होंगे उसके रिगार्डिंग आरबीआई का क्या रिस्पॉन्स है, वो क्या सोचता है, उसका ओपिनियन क्या है, ये आपको बताता है कि वास्तव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ। यानी जो भी डेवलपमेंट है इकोनॉमी में उसका जो पैरामीटर है, उसके जो स्टैंडर्ड है, उनके जो ओपिनियन है, उसके जो बेसिक एस्पेक्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उनको सही तरीके से एनालाइज करके
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सही रिपोर्ट को रिप्रेजेंट करना, सही चीजों को पब्लिक के सामने रखना डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वास्तव में एक्चुअल में हो क्या रहा है इकोनॉमी में, वो सब आपको पता रहे। तो आरबीआई ये रोल प्ले करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में सही डाटा, सही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, और वो जो पैरामीटर हैं या जो एज ए प्रमोटर वो काम करता है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सही तरीके से डिफाइन करते हैं। क्लियर? तो हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद द मेजर्स अडॉप्टेड और स्टेप्स टेकन टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी, द कॉस्ट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट इन द इकोनॉमी। अब थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअल में है क्या। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो कंट्रोल करता है किसको, मॉनेटरी पॉलिसी को, या उसकी कहूं जो मॉनेटरी पॉलिसी डेफिनेशन है वो उसको अलग तरीके से हैंडल करता है। अब डेफिनेशन को समझूं तो सिंपल सी बात ये होती है कि जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स अडॉप्ट किए जाते हैं, कुछ मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या कहूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब वो स्टेप्स इस बात को ध्यान में रख के किए जाते हैं कि जो कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट है, यानी कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी इफेक्ट ना हो। क्लियर है चीज? द मॉनेटरी पॉलिसी इज कंसर्न विद द मेजर्स अडॉप्टेड और स्टेप्स टेकन टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी। टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, वो मॉनेटरी पॉलिसी में कंसीडर किए जाते हैं, उनको मॉनेटरी पॉलिसी में शामिल किया जाता है। और इन स्टेप्स के पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो ये मेक श्योर करना है कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या है, वो इकोनॉमी में किस तरीके से है। ठीक है, वो इकोनॉमी में कितना है, किस तरीके से क्या होगा, रेगुलेट होगा, किस तरीके से चेंज होगा। क्लियर है चीज? तो ये डेफिनेशन है किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी की। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो स्टेप्स लिए जाते हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव टूल की और फिर हम बात करेंगे किसकी, क्वालिटेटिव टूल की। क्वांटिटेटिव टूल में हम बात करेंगे मात्रात्मक यानी क्वांटिटी के रिगार्डिंग जो टूल्स हैं वो, और क्वालिटी में हम बात करेंगे जो गुणात्मक चीजें हैं, जो गुणात्मक स्टेप्स हैं, उनको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, क्वांटिटेटिव टूल्स की। क्वांटिटेटिव टूल में सबसे पहले आता है बैंक रेट। अब बैंक रेट का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है कि हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, और ये है कॉमर्शियल बैंक। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब लोन प्रोवाइड करने के लिए दो चीजें यूज की जाती हैं, एक तो शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। क्लियर चीज? अब शॉर्ट टर्म लोन के रिगार्डिंग उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो ओपिनियन है, वो अलग तरीके से, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स की। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि कॉमर्शियल बैंक की जो फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटी है, क्लियर है चीज, यानी वर्ड का यूज किया है कि कॉमर्शियल बैंक की जो फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटी है उनको कॉमर्शियल बैंक किसको देते हैं, आरबीआई को, और उसके बदले में आरबीआई किसको देता है, कॉमर्शियल बैंक को क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उनको लोन प्रोवाइड कर सकता है या लोन उनको प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके बदले में जो कॉमर्शियल बैंक की फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटी है, या इसको बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में अगर कंसीडर करूं तो क्या होता है कि जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक की फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटी को रीडिस्काउंटिंग करता है, क्लियर है चीज, यानी उनको रीडिस्काउंट करता है, उनको अपने यहाँ गिरवी रख के, अपने पास रख के कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है। कौन सा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटी कॉमर्शियल बैंक की, उनको रीडिस्काउंट करने का जो प्रोसेस है या जो रीडिस्काउंट किया जाता है उसको हम कंसीडर करते हैं किसमें, बैंक रेट में। ठीक है, यानी बैंक रेट का मतलब मैं एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करूं तो फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटी को गिरवी रख के जो लोन दिया जाता है उनके बदले में उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका, या रीडिस्काउंटिंग वैल्यू जो है वो क्या कहलाता है, बैंक रेट। ठीक है, आपको मुझे ध्यान रखना है कि दो चीजें मेरे पास होंगी। जब मुझे क्या करना हो, क्रेडिट को एक्सपेंड करना हो, तो जो बैंक रेट है इसको कम कर लिया जाता है। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। एक तरीके से कहूं अगर प्रॉपर्टी 100 रुपए की है तो पहले 20 रुपए क्या था, बैंक रेट को कंसीडर, डिस्काउंट चार्ज कितना था आपका 20 रुपीज, तो कितना मिलता था कॉमर्शियल बैंक को 80, और फिर इसके बिहार पे उनके आगे की जो क्रेडिट फैसिलिटी वो इफेक्ट होती है। ठीक है, अब इसको अगर क्रेडिट फैसिलिटी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, मान लो इकोनॉमी में डिफ्लेशन ज्यादा है, आरबीआई चाहता है कि लोग ज्यादा खर्चा करें, लोग ज्यादा लोन लें, तो वो क्या करता है, बैंक रेट को कम कर देता है। ठीक है, यानी रीडिस्काउंटिंग वैल्यू क्या होगी, कम होगी, उसको एक हायर वैल्यू पे क्या करता है, रीडिस्काउंट करता है, ज्यादा पैसा उसके बदले में देगा फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी के बदले में। ठीक है, तो बैंक रेट जैसे कम करेगा तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, इसको हम कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। यानी जो टेक्निकल नाम है उसको हम किसमें यूज करते हैं, चीप मनी पॉलिसी, यानी जो फर्स्ट क्लास सिक्योरिटी है
उनको आपने एक हायर वैल्यू पे डिस्काउंट किया है, ज्यादा पैसा कॉमर्शियल बैंक को प्रोवाइड किया है। और जब उसको लगता है कि डिफ्लेशन है, उसको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब उसको कॉन्ट्रैक्टेड करना है, उसको कंजक्टेड करना है। तो उस केस में क्या करता है, वो ये डिस्काउंटेड वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है, बढ़ा देता है। तो उससे क्या होगा, जो फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटी उनके बदले में कम पैसा मिलेगा किसको, कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक को कम पैसा मिलेगा, इसको हम कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। ये मुझे नाम ध्यान रखने हैं कि जब हायर डिस्काउंट रीडिस्काउंटेड वैल्यू दिया जाता है तो उस केस में क्या होगा, चीप मनी पॉलिसी कंसीडर करेंगे। और जब एक लो डिस्काउंटेड रीडिस्काउंटिंग वैल्यू दिया जाता है कॉमर्शियल बैंक को फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटी के बदले में, तो उसको हम कहते हैं डियर मनी पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद बात करें रेपो रेट की। रेपो रेट का मतलब क्या है, देखो एक सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करो कि कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपना कुछ पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्या करते हैं, जमा कराते हैं। या मैं कहूंगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। तो रेपो रेट को अगर मैं कंसीडर करके चलूं तो मुझे यही ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन किसको मिल रहा है, कॉमर्शियल बैंक को। यानी यहां भी लोन कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको प्रोवाइड कर रहा है, कॉमर्शियल बैंक को। लेकिन यहाँ ये लोन किसमें है, शॉर्ट टर्म में, ठीक है। फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटी के बदले में जो लोन था वो था लॉन्ग टर्म के लिए, जहां पे हमने बैंक रेट की बात की थी। लेकिन जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है तो उस केस में जब आरबीआई लोन प्रोवाइड करता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट चार्ज करता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाएगा, आपका रेपो रेट। ध्यान रखना, बैंक रेट रेपो रेट दोनों ही कॉमर्शियल बैंक के ऊपर क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करता है आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को। लेकिन यहाँ लॉन्ग टर्म होता है, फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटी को गिरवी रख के प्लेस करके फिर पैसा दिया जाता है, ठीक है। या कहूं फर्स्ट क्लास अप्रूव्ड सिक्योरिटी को रीडिस्काउंट किया जाता है किसमें, बैंक रेट में। लेकिन रेपो रेट में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है वो क्या कहलाती है, आपकी रेपो रेट। क्लियर है चीज। अब इसका भी सेम इफेक्ट है, अगर मुझे लगता है इन्फ्लेशन है तो क्या करूंगा, रेपो रेट को बढ़ा दूंगा। अब आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिला, कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, कस्टमर को महंगा देंगे। अगर लोन महंगे हैं तो कम लोन लेंगे, ठीक है। और अगर डिफ्लेशन है तो उसका क्या होगा, अपोजिट होगा, आरबीआई रेपो रेट को कम कर देगा। रेपो रेट कम होते ही लोन सस्ते होंगे, कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा लोन आएंगे। अब कॉमर्शियल बैंक के पास ज्यादा लोन है तो वो क्या करेंगे, कस्टमर को आगे ज्यादा देंगे। इससे क्या होगा, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी और वो क्या करेंगे, जो इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये दोनों से अलग है, यानी इन दोनों में क्या था, आरबीआई से लोन किसको मिला था, कॉमर्शियल बैंक को। लेकिन रिवर्स रेपो रेट के केस में क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक जो अपनी जमाएं रखते हैं किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। और उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इंटरेस्ट देता है किसको, कॉमर्शियल बैंक को। यहाँ पे लोन में चार्ज किया था दोनों में। यहाँ क्या है, रिवर्स रेपो रेट के केस में जो कॉमर्शियल बैंक ने अपने डिपॉजिट रखे हैं किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, उस पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट देता है वो किसमें काउंट होता है, रिवर्स रेपो रेट में। अब यहाँ भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है इकोनॉमी में तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा आरबीआई, और कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, अपना ज्यादा पैसा किसके पास जमा कराएंगे, आरबीआई के पास। तो उनके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए पैसा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। समझ में आएगी बात। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अब आरबीआई कहेगा भैया मैं ज्यादा इंटरेस्ट आपको नहीं दूंगा, आप मेरी बजाय किसको दो, पब्लिक को लोन दो। अब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो वो क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का सिंपल सा मीनिंग है कि कभी कभी क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ सिक्योरिटीज वगैरह क्या करता है, खरीदता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं बात करूं ओपन मार्केट ऑपरेशन की तो मेनली हम कंसीडर करते हैं केवीपी और एनएससी को, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अगर इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो उनको किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स बेचे जाते हैं किसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। अब ये जब बेचे जाते हैं हायर इंटरेस्ट के साथ बेचे जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा पैसा इनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास सर्टिफिकेट चले जाते हैं, पैसा उनके हाथ से निकल के किसके पास आ जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। और जब उसको लगे कि डिफ्लेशन है, डिमांड बहुत ज्यादा कम हो रही है, तो इन किसान विकास पत्र और एनएससी को क्या करता है, वो रीसेल कर देता है लोगों को कि भैया तुम ऐसा करो, वो सर्टिफिकेट हमारे रिटर्न कर दो और अपना पैसा हमसे लेके चले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करता है, सिक्योरिटी को खरीद के बेच के आरबीआई क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को, मनी सप्लाई को रेगुलेट करता है इकोनॉमी में। लास्ट बात करें लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो हमने बात की थी किसकी, सीआरआर की और एसएलआर की। अब सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो हमने बताया था, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का जो कैश फॉर्म में, ठीक है। यानी कॉमर्शियल बैंक के जो टोटल डिमांड डिपॉजिट है उनका कुछ परसेंटेज कैश के फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है, ठीक है। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का
कुछ परसेंट कॉमर्शियल बैंक को कैश फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है, वो कहलाता है CRR। SLR की बात करूं, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो, उन्हीं टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। CRR जब था तो केवल कैश के फॉर्म में जमा हो रहा था, किसके पास? RBI के पास। वहां पे सिक्योरिटी अलाउ नहीं थी, भैया जमा कराओगे जब भी CRR तो कैश में ही जमा कराना है। लेकिन SLR के रिगार्डिंग बात करूं, यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक खुद के पास रखते हैं, तो यहाँ वो चाहे तो कैश के फॉर्म में रखें और चाहे वो सिक्योरिटी के फॉर्म में रखें, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है चीज? लेकिन इन दोनों के माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन इफेक्ट होता है। मान लो CRR बढ़ा दिया तो भी क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, क्योंकि पैसा है ही कम उनके पास, लोन कम देंगे। CRR कम हो गया तो पैसा ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। इसी तरह SLR की बात कर लो, वो अगर ज्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ज्यादा पैसा किसमें चला गया? डिमांड डिपॉजिट का। SLR में लोगों को देने के लिए क्या है? कम है। और इस तरह SLR अगर कम कर दिया तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन वो कर सकते हैं। यानी लीगल रिजर्व रेशियो की अगर बात करूं तो इसमें कमी ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन को बढ़ावा इनहेंस करेगी, क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। अगर LLR का क्या है? कम है। लीगल रिजर्व रेशियो अगर कम है तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हो, और अगर लीगल रिजर्व रेशियो आपका ज्यादा है तो क्रेडिट क्रिएशन आपका उतना ही क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिटेटिव टूल्स की। क्वालिटेटिव टूल्स की अगर बात करें, सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है? देखो एक सिंपल सी बात है कि मान लो आपने 100 रुपीज की प्रॉपर्टी गिरवी रखी बैंक के पास, और बैंक ने आपको लोन दिया कितने का? 80 का। तो ये जो 20 रुपीज बैंक ने अपने पास रखे हैं सिक्योरिटी के एवज में, यानी जो 20 रुपीज आपको नहीं मिले, वो डिफरेंस ही क्या कहलाएगा? 20 रुपीज का मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी उस प्रॉपर्टी के बदले में कितना पैसा आपको मिला है, वो डिफरेंस उन दोनों का। कभी भी ज्यादा तो पैसा मिलेगा नहीं, 100 रुपए की प्रॉपर्टी तो 110 रुपए तो बैंक आपको देगा नहीं, वो क्या करेगा? प्रॉपर्टी की वैल्यू से कम देगा, और उसका जितना लोन आपको मिला प्रॉपर्टी की कितनी मिले, उनका डिफरेंस ही क्या कहलाता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब मार्जिन रिक्वायरमेंट के माध्यम से कैसे मॉनेटरी पॉलिसी या कैसे मनी सप्लाई को हैंडल किया जाता है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं, मान लो अगर वो क्या करते हैं? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाने का मतलब क्या है? तो जो वैल्यू आपको मिलेगा, पहले 100 रुपए, जब मार्जिन रिक्वायरमेंट 20 था तो कितना मिलता था आपको? 80। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया उन्होंने? 40। तो आपको कितना मिलेगा खर्च करने के लिए? 60। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा? इकोनॉमी में मनी सप्लाई को क्या किया? कंट्रोल कर लिया। और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम किया जाता है तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा एक्सपेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए। तो इस तरीके से क्या होगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करके डिक्रीज करके भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, या मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाउ बात करें राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या हुआ? देखो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी होती है। जब हम बात करते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट की, तो कुछ स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी हैं जिनके एवज में लोन का लिमिट जो होता है फिक्स कर दिया जाता है। फिर से रिकॉल करता हूँ, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी हैं जिनके एवज में या जिनको लोन के रिगार्डिंग कुछ लिमिट फिक्स कर दी जाती है। जैसे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। अब प्रॉपर्टी के सेक्टर में बात करें तो मान लो 100 रुपए की प्रॉपर्टी आप गिरवी रखोगे तो आपको 60% ही लोन मिलेगा। ठीक है, यानी जो स्पेसिफिक बिजनेस एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट की जाती है। यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस एक्टिविटी है उनके ऊपर लोन की लिमिट क्या होती है? फिक्स कर दी जाती है। भैया कितनी प्रॉपर्टी गिरवी रखो, इससे ज्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। मेनली हम इसमें प्रॉपर्टी गोल्ड वगैरह को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में, जो मनी का सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा होता है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। या मैं कहूँ एक तरह से जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने की बात आती है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी गोल्ड वगैरह को क्या होता है? यूज किया जाता है। तो उस केस में लिमिट क्या होती है? राशनिंग ऑफ क्रेडिट के माध्यम से लिमिट फिक्स की जाती है। फिर आता है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है? अगर आरबीआई को लगता है कोई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगर उनको लगता है कि कोई कॉमर्शियल बैंक अपने डे टू डे ऑपरेशन को ठीक तरीके से मेंटेन नहीं कर पाता, या जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उनके प्रोविजन को वो फॉलो नहीं कर रहा कॉमर्शियल बैंक, तो उस केस में उसके रिगार्डिंग डायरेक्ट एक्शन भी आरबीआई ले सकता है। यानी उसका लाइसेंस वगैरह क्या कर सकता है? वो कैंसिल कर सकता है, या उसको प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन वगैरह के माध्यम से सूचित किया जा सकता है, इंटीमेट किया जा सकता है कि उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रीजनेबल हो, या जो भी रेमेडीज वहां पे अवेलेबल है उसके तहत आरबीआई कार्रवाई कर सकता है। किसके लिए? अगेंस्ट कॉमर्शियल बैंक के अगेंस्ट, अगर उसको लगता है कि कॉमर्शियल बैंक अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से मीट आउट नहीं कर पा रहा। उसके बाद बात करते हैं मोरल सेसेशन। मोरल सेसेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाता, उनको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप एक फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी अडेप्ट करो, क्योंकि इकोनॉमी को इसकी रिक्वायरमेंट है। यानी इकोनॉमी अगर बहुत ज्यादा अप डाउन हो रही है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई मोरल सेसेशन के माध्यम से इस बात के लिए आगाह करता है कि आप एक रीजनेबल या फ्लेक्सिबल अडेप्टेड मॉनेटरी पॉलिसी को अडेप्ट करो, ताकि इकोनॉमी में जो अप एंड डाउन है उनको सही तरीके से रेगुलेट किया जा सके। ज्यादा इन्फ्लेशन इकोनॉमी में या डिफ्लेशन, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इकोनॉमी में ना, और इकोनॉमी क्या हो स्टेबल तरीके से
डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ती चले। ठीक है, तो ये हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसके साथ हमारी जो सेकंड यूनिट है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मनी एंड बैंकिंग, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो हम कंसिडर करेंगे नेक्स्ट यूनिट को। टिल देन थैंक यू।